सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के ऊपर। और आपका एग्जाम जो है वो 4 डेज पे है। एक तो है 18 जुलाई को, एक है 20 जुलाई को, दूसरा है 22 जुलाई को भी है और 30 जुलाई को भी है। तो आपको 4 दिनों में आपका एग्जाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि किस दिन के लिए वीडियो, तो चारों ही दिन के लिए वीडियो है कि जिस भी दिन आपका एग्जाम है आप उस दिन के लिए वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए करते वीडियो को शुरू। कमेंट्स में मुझे जरूर बता देना कि आपका किस दिन एग्जाम है, 18 को है, 20 को है, 22 को या 30 को है। सो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और ये वीडियो जो है 3 पार्ट्स में होने वाली है, ये पर्टिकुलर पेपर जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, बिकॉज इसमें आपके टोटल 9 यूनिट्स है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम हर यूनिट में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बेसिक चीजें पढ़ने वाले, सबसे बेसिक फीचर्स की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें जो है उसको बिल्कुल यूनिक बनाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और हम डिबेट्स पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फेडरलिज्म के बारे में। क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं कि जो कि लोगों के लिए हक होते हैं, तो लोगों का हक जो है वो होता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत से लोगों को नहीं पता होता, दैट इज कि आपकी ड्यूटीज क्या है टुवर्ड्स द कंट्री, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एंड फेडरलिज्म के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, मतलब सेकंड हमारे पास यूनिट है, दैट इज यूनिट 2, स्टेट फॉर्मेशन एंड नेशन बिल्डिंग। सो स्टेट फॉर्मेशन एंड नेशन बिल्डिंग में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो है प्रिंसली स्टेट्स को जो है एक साथ लाया गया था एंड इंडिया को एक नेशन बिल्ड किया गया था, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेशन बिल्ड किया गया था, इंडिया को बनाया गया था। अगर हम याद करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वो थे जिन्होंने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को जो बनाया था कि ताकि वो एक साथ आ सके और ताकि इंडिया को जो है वो एक कंबाइंड इंडिया बना सके। नेक्स्ट हमारे पास है लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। सो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है हमने कंट्रीज अपने मतलब स्टेट्स को जो एक साथ किया था। जैसे कि जो मेरी साउथर्न स्टेट्स थी वो सारी मोस्टली एक लैंग्वेज बोल रही थी, कन्नड़, तमिल। सो उन सबको हमने एक साथ किया। हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिसे हम कहते हैं 7 सिस्टर्स, उन सबको हमने एक साथ किया था। उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में हम मेनली देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ऑल द यूनिट्स। तो इसमें हम मेनली यूनिट 1, 2 एंड 3 कवर करेंगे, बाकी यूनिट्स हम धीरे धीरे अगली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तब तक हम ये देख लेते हैं यूनिट 4 में हम क्या पढ़ेंगे। तो यूनिट 4 हमारा है सोशल स्ट्रक्चर इन पॉलिटिकल पावर। सो सोशल स्ट्रक्चर मतलब कि क्या, कैसे हम कह सकते हैं कौन से लोग ऊपर दर्जे के रखे गए हैं, कौन से निचले दर्जे के रखे गए हैं। देन यू हैव इज कास्ट, क्लास एंड पेट्रियार्की। पेट्रियार्की होते हैं जो कि मेल डोमिनेंस सोसाइटी होती है, जब मेल का ज्यादा डोमिनेंस होता है अपना सोसाइटी में। देन वी हैव इज यूनिट 5 रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, जिसमें हमारे पास होंगे डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म कि इंडिया जो एक सेकुलर स्टेट है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, एंड कम्युनलिज्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 6, जिसमें हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में एंड इंडिया में कितने पार्टी का सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, सिंगल पार्टी सिस्टम है या फिर डबल पार्टी सिस्टम ऐसा है। नेक्स्ट वी हैव इज यूनिट 7, जिसमें है डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, जिसमें प्लान इकोनॉमी के बारे में हम देखेंगे और न्यू लिबरलिज्म रिस्ट्रक्चरिंग, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। यूनिट 8 है हमारे पास सोशल मूवमेंट्स के बारे में, जिसमें हम वर्कर्स की मूवमेंट देखने वाले हैं। स्पेसिफिकली अगर आपको याद हो हमारी बहुत सारी मूवमेंट्स हुई थी, चिपको मूवमेंट हुई थी और आंदोलन हुए थे बहुत सारे, वुमेन्स मूवमेंट हुई थी, एनवायरमेंट को लेकर हुई थी, डैम के लिए मूवमेंट्स हुई थी। तो ये बहुत सारी मूवमेंट्स हो चुकी हैं एंड इसके बारे में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। एंड यूनिट 9 हम देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे मेनली चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डेवलपमेंटल वेलफेयर एंड कोएरेसिव डायमेंशंस। सो चलिए करते हैं अपनी यूनिट 1 से शुरू, जिसमें हमारा पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और से मैं आपको बता दूं, ये नहीं है कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ वो पेपर में हर हालत में आएंगे, बट या दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर एंड जो कि उसके पेपर में आ जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि बेसिक फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर तो सबसे पहले यही है कि बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है और बताया जाता है कि इसमें एक तो प्रियम्बल भी है और 470 आर्टिकल्स इंक्लूडेड है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड में आता है। देन वी हैव इज फेडरल इन स्ट्रक्चर विद यूनिटरी फीचर्स। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल सिस्टम फॉलो करता है, स्टेब्लिश करता है एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वेयर जो पावर वो डिवाइडेड है दो लोगों में, दो लोगों मतलब कि दो जगहों पे, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। बट ये कंटेन करता है एक यूनिटरी फीचर लाइक अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जिसमें हमारे को दिखाया जाता है कि जो हमारा सेंटर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द स्टेट। नेक्स्ट वी हैव इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और जो कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, एंड देन हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। हमेशा ये चीज याद रखना, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट वी हैव इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे वो राइट्स होते हैं, वो हक होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमारे को मिले
इन अ कंट्री। जैसे हमारे पास है राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारे राइट्स हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। एंड देन वी हैव इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो होती है जो कि होती है हमारी ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री के लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कंट्री के प्रति हमारी कौन कौन सी ड्यूटीज है, कि हमारे को लड़ाई झगड़े नहीं करने, हमारे को मारपीट नहीं करनी, हमारे को वायलेंस क्रिएट नहीं करना, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि हमारी ड्यूटी है। देन वी हैव इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो इंडिया में जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जैसे कि आप जानते होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश करता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द सुप्रीम कोर्ट as the highest judicial authority in the country. Coming to the next question now, that is this one. What is the debate surrounding fundamental rights, directive principles and federalism in India? तो क्या डिबेट होता है इन तीनों के बीच में? तो अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सो एक कांस्टेंट डिबेट चलता रहता है कि हम जो है जनरली प्रायोरिटी देते हैं फंडामेंटल राइट्स को ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्योंकि लोग जो है वो चाहते हैं कि हमारे को अपना हक मिले, पर वो लोग जो है वही लोग वो देश के प्रति कुछ काम नहीं करना चाहते, देश के प्रति जो देश चाहता है वो नहीं करना चाहते हैं। एक टाइप से पेट्रियाटिक फीलिंग कई लोगों में आज भी नहीं है। जैसे हमने देखा है कि ट्रेन वगैरह को जला दिया जाता है, या फिर जो वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस वगैरह जो है वो भी चलाई गई है, और उसमें भी लोगों ने पत्थर वगैरह बहुत बार फेंके, तो ये सारी चीजें हमने देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम देखें फेडरलिज्म के बारे में, तो फेडरलिज्म जो है इंडिया, अगर आपको पता है, एक फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है जिसमें पावर जो है दो लोगों में डिवाइडेड है, दैट इज दो लोग मतलब कि दो में डिवाइडेड है पावर, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स। हाउएवर ये कांस्टेंट एक डिबेट रहता है कि सेंट्रलाइजेशन की जो पावर है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, एंड जो इरोजन ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, मतलब जिससे क्या होता है कि स्टेट की जो खुद की पावर है वो कई बार कम भी हो जाती है। अब जैसे अगर हम देखें दिल्ली को, तो दिल्ली में जो है सेंटर कौन है, मोदी जी की सरकार है सेंटर में, और स्टेट में कौन सी है, वो है केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल की है, जो कि आम आदमी पार्टी, और दूसरी बीजेपी जो कि सेंटर में है। तो कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, और जिससे क्या होता है कि कोई भी जो पार्टी है वो जो पावर में वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाती है। कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट नाउ, दैट इज स्टेट फॉर्मेशन एंड नेशन बिल्डिंग। इसमें हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि कैसे जो है इंटीग्रेशन हुआ था प्रिंसली स्टेट्स का, जो कि कंट्रीब्यूट करता है हमारे नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ जो हमारा है दैट इज एक्सेशन एंड इंटीग्रेशन। सो जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको चॉइस दी गई थी कि क्या वो इंडिया में जाना चाहते हैं या फिर वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट बहुत से ने ऐसे चूज किया कि वो इंडिया में जाना चाहते हैं, कुछ ने पाकिस्तान में जाना सोचा, और कुछ ने ये भी थे कि वो जो सेपरेट एक तो फ्रीडम चाहते थे, एंड उसके वजह से कई बार मतलब लड़ाइयाँ भी हुई थी, बट एट द एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके जो और मिनिस्टर्स वगैरह उनकी हेल्प की वजह से ये स्टेट जो है हमारी कंट्री में फॉर्म हो सकी, जो कि हम कह सकते हैं इंडिया। नेक्स्ट है सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस। सो जो इंटीग्रेशन है प्रिंसली स्टेट्स का, वो शोकेस करता है हमारे को कि कैसे जो है डाइवर्स रिलीजन्स एंड रूलर जो है वो एक यूनिफाइड इंडिया का पार्ट बन सकते हैं, जिससे कि वो मतलब जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ दे सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं हमारी पूरी ऑल ओवर कंट्री को, एंड कंट्री में एक पेट्रियाटिक फीलिंग आ सकती है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। सो जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है ऑल्सो वो सेट करते हैं स्टेज फॉर द सब्सिक्वेंट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, जो कि एम करता है कि वो अकोमोडेट करे रीजनल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज विद इन द इंडियन नेशन। Coming to the next now, that is what were the reasons behind linguistic reorganization of states in India. So क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से जो है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का इंडिया में? तो बिकॉज लैंग्वेज जो है एक मार्कर मतलब बनी आइडेंटिटी की, क्योंकि लैंग्वेज के तौर पे जो है लोग जो है हो सकता है कि हिंदू से मतलब जो इंसान हिंदी बोल रहा है वो इंग्लिश इतनी आराम से ना समझ पाए, पर जो दूसरे इंसान है जो हिंदी बोल रहा है एक उर्दू बोल रहा है, वो आपस में मतलब वर्ड्स मैच होते हैं, हिंदी और उर्दू में बहुत सारे वर्ड्स मैच होते हैं, तो वो जो है आपस में एक दूसरे को इजीली समझ पाएंगे। चाहे वो थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर होगा, बट इतना नहीं होगा जितना हिंदी और इंग्लिश में होगा, या फिर हिंदी और मे बी कन्नड़ इसमें होगा, या बंगाली में होगा। आई डोंट नो कि क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है लैंग्वेज, बट या मैंने हिंदी और उर्दू देखी है थोड़ी बहुत, तो उर्दू मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, देखी हुई है, तो मुझे पता है कि उन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। और जो चीज़ आपस में जो सिमिलैरिटीज़ ला सकता है, जो एक जैसे कहते हैं ना एक यूनिटी क्रिएट कर सकता है, वही जो है आपस में स्टेट्स को एक साथ कंबाइन फिर धीरे धीरे उसने हेल्प करी, एंड दैट वाज लैंग्वेज। नेक्स्ट वी हैव इज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। सो जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन है वो सॉर्ट ऑफ एनहांस करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज को बाय इंश्योरिंग दैट गवर्नमेंट्स जो है वो कंडक्ट करे लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन विद इन अ स्टेट।
और इंडिया में अगर आपको पता हो तो इंडिया में कोई भी ऐसी मेन लैंग्वेज नहीं रखी गई है। देन वी हैव इज रीजनल डिमांड्स फॉर सेल्फ रूल, तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसी भी थी जिन्होंने कहा कि नहीं हमारे को तो सेल्फ रूल चाहिए। नेक्स्ट यूनिट पे हम आ जाते हैं, डेट इज यूनिट 3, जो कि हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी तीनों के बारे में देखने वाले हैं। सो आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे इसमें, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, मतलब कि पावर और फंक्शन क्या है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का। तो एक तो वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जैसे हमने पढ़ा कि वो जो है एक्सरसाइज करते हैं सारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन भी इसके वो लीडर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, जिसमें वो असाइन करते हैं एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, रोड मिनिस्ट्री हो गया एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो गया एंड हेल्थ केयर मिनिस्ट्री। तो ये सारी अलग अलग पोर्टफोलियोज देते हैं, कौन देते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर। देन वी हैव इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, जो की डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं एक ओवरऑल डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वी हैव इज रिप्रेजेंटेशन एंड डिप्लोमेसी, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के जैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पे, और वो एंगेज करते हैं डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज एंड नेगोशिएशंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव रोल, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक मेंबर होते हैं लोकसभा के, जिसे हम कहते हैं लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एंड वो प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग लेजिस्लेशन, प्रेजेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड आंसरिंग क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में वो सारे क्वेश्चन अगर आंसर करते हैं जो भी उनकी पार्टी के खिलाफ फिर पार्टी के लिए उठाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, दैट इज हाउ डज जुडिशरी फंक्शन इन इंडिया एंड व्हाट आर इट्स पावर्स। सो जुडिशरी जो कैसे फंक्शन करती है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले होता है जुडिशियल रिव्यू। सो जो जुडिशरी है उसका पावर होता है कि वो जुडिशियल रिव्यू करे, जिसमें वो अलाउ करती है कि वो रिव्यू करे वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस, कि जो भी एक्शंस वगैरह लिए जा रहे हैं कंट्री में, क्या वो लॉ के साथ ही, मतलब जो लॉ में लिखा गया है सेम वही लिए जा रहे हैं, नहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वैसे ही लॉज बनाए जा रहे हैं नहीं, या फिर कुछ अलग बनाया जा रहा है। तो वो सब कुछ वो चेक करते हैं, वो रिव्यू करते हैं उस पूरे चीज़ों को। देन हैव इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, सो जो जुडिशरी है वो इंटरप्रेट करते हैं लॉज में एंड प्रोवाइड करते हैं क्लैरिटी ऑन देयर एप्लीकेशन, रिजॉल्व करता है लीगल डिस्प्यूट्स एंड सेटल करता है लीगल प्रेसिडेंट्स को। नेक्स्ट वे इज प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सो जो जुडिशरी वो सेफगार्ड करती है फंडामेंटल राइट्स को और वो गारंटी करती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द अथॉरिटी टू एनफोर्स देम। इट कैन इंटरवीन इफ दीज राइट्स आर वायलेटेड और कॉम्प्रोमाइज्ड। नेक्स्ट वे इज सेटलिंग डिस्प्यूट्स, सो जो जुडिशरी जो है वो सर्व करती है एक फाइनल आर्बिटर इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, वो इंक्लूड करते हैं जिसमें कि सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को, और वो इंश्योर करते हैं कि जो जस्टिस है वो डिलीवर किया गया है इम्पार्शली एंड फेयरली, मतलब किसी को ये नहीं है कि कोई बड़ी कास्ट या क्लास का है तो उसको जस्टिस जो है वो गलत बेसिस पर मिला है, तो ये सब चीज़ें भी वो रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज जुडिशियल एक्टिविज्म, सो जो जुडिशरी जो है इंडिया में वो डेमोन्स्ट्रेट करती है जुडिशियल एक्टिविज्म को, और वो पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में पार्ट लेती है, टेकिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट केसेस, इशू करती है डायरेक्टिव्स, जो भी रूल्स वगैरह होते हैं वो, एंड जो वर्क्स वगैरह होते हैं, ड्यूटीज होती है वो सब, एंड प्ले करती है एक प्रोएक्टिव रोल इन एड्रेसिंग सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज। विद दिस एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। एंड कई बच्चे सोच रहे होंगे कि और यूनिट्स कहाँ हैं, तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में आएगी जो कि होगा पार्ट 2, जिसमें हम यूनिट 4, 5 एंड 6 कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो। बाय बाय।